आज प्रोग्राम का आगाज़ ख्वास के बयानात से नहीं बल्कि दही सिंध के आम आदमी के एक ऐसे मसले से करते हैं जिस पर मरकज़ी धारे के मीडिया में बात कम ही होती है। दही सिंध में जारी हो सारी डाकू राज। सिंध में कच्चे के इलाके में गुज़श्ता कई दहाइयों से बदअमनी और जराइम का जो है वो गढ़ बने हुए हैं, ख़ास तौर पर कश्मोर, जैकबाबाद, शिकारपुर और गोटकी के अजला। इन इलाकों में 2024 से अब तक 760 ऑपरेशन हुए, 159 डाकू हलाक हुए और 800 से ज़्यादा जो है गिरफ्तार हुए। इसके बावजूद डाकू राज न सिर्फ बरकरार है बल्कि जदीद हथियारों और डिजिटल ज़राए से लेस होकर ये मज़ीद मजबूत होता जा रहा है। कश्मोर और गोटकी में डाकुओं ने बाकायदा जो है नो गो एरियाज़ कायम किए हुए हैं जहाँ पुलिस का दाखिला जो है मना है। इन इलाकों में डाकुओं के कवानीन चलते हैं, वहाँ आम शहरियों से चंदे के नाम पर भत्ता वसूल करते हैं, मुसाफिरों से लूट मार हो या फिर अगवा बराए तावान की वारदातें। बरसा बरस गुजर गए, हम 20वीं सदी से 21वीं सदी में आ गए, लेकिन कच्चे के डाकुओं का मसला जो है वो हल नहीं हो पा रहा। भाईजान, आप में से कोई दोस्त भाई फोन, व्हाट्सएप, मैसेंजर, फेसबुक के जरिए कहीं पर जा रहा है तो आप ऐसे समझो अगवा होने जा रहे हैं। के बाद अहम तरीन इलाकों में शाम होते ही घर, बाजार और सड़कें ही नहीं बल्कि डाकुओं के खौफ से सरकारी तौर पर मोटर वे तक बंद कर दी जाती है। सिंध इंतजामिया और पुलिस यहाँ आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत नहीं दे सकती, हत्ता कि मुहाफ़िज़ जो हैं खुद भी महफूज नहीं। आंखों देखा हाल बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज न्यूज़ के ब्यूरो चीफ इख्तियार अनवर साहब, जो सैलाब की कवरेज के लिए दही सिंध गए लेकिन वहाँ लाक़ानूनियत देखकर जो है दंग रह गए, हैरान रह गए। जनाब इख्तियार साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। तो कैसा रहा आपका तजुर्बा दही सिंध का, और सुना है कि डाकुओं के खौफ से जो है मोटरवे सरे शाम बंद कर दी जाती है? सर, मैं यहाँ 4 सितंबर को रवाना हुआ था इस अज़म के साथ कि मैं सिंध में जाकर सैलाब की एक कवरेज करूँगा, लेकिन हैरानकुन तौर पर सैलाब तो नहीं आया, लेकिन उसके बाद जो मेरे पे इंकशाफात हुए वो इंतहाई शदीद थे। ख़ास तौर पर जब मैं यहाँ से निकला 4 तारीख को तो कुछ गाड़ी की ख़राबी के बायस मुझे सखर पहुँचने में मगरिब हो गई। तो वहाँ मैंने रब्ता किया कि यार मैं कश्मोर आना चाहता हूँ। तो सखर में मौजूद तमामी अथॉरिटीज़ ने मुझे कहा कि आप 7 बजे शाम को कश्मोर का सफ़र नहीं कर सकते। मैंने कहा शायद वो, मैंने अपने नुमाइंदे से रब्ता किया तो उन्होंने कहा जी अथॉरिटीज़ आपको बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप शाम को 7 बजे कश्मोर नहीं आ सकते, आप सखर में ही क़याम कर लीजिए, फिर कल अर्ली इन द मॉर्निंग आप आइएगा। अगले दिन हमने अपना सफ़र शुरू किया और हम कश्मोर से कोई सखर जो 170 किलोमीटर के फासले पर है, 100 किलोमीटर तय होने के बाद हम कराची वाले हैं, चाय की तलब हुई, हमने कहा कहीं चाय पीते हैं। अच्छा। तो होटल पे चाय पीने लगे तो वहाँ पे कुछ अथॉरिटीज़ भी मौजूद थी। कहने लगे कि आप कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा जी हम गुड्डू बैराज जा रहे हैं कश्मोर की कवरेज के लिए। तो हंसते हुए कहने लगे कि असर की नमाज़ पढ़ते ही या असर की अजान सुनते ही वापस आ जाइएगा। तो मैंने पूछा क्यों? मैंने कहा हो सकता है उसके बाद जो है ना फिर आपकी कोई वीडियो आए और आपको तावान देना पड़े। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने पूछा आप तो मुहाफ़िज़ हैं माशाल्लाह, मोटरवे पे विजिट करते हैं। उन्होंने कहा भाई हम भी मगरिब के टाइम जो है ना इस मोटरवे को बंद कर देते हैं, क्योंकि अभी 3 दिन पहले ही यहाँ से 11 अफराद को उठाया है और उनका मुतालबा ये कि जो उनका साथी जेल में कैद है उसे रिहा किया जाए। और आमिर साहब यहाँ आपको बात रोकता हूँ, आज उसका बिल्कुल हुआ, आज वो सीन प्ले हुआ कि कंदकोट में जो 2 पुलिस वाले उठा लिए थे, 8 दिन तक ऑपरेशन चलता रहा। 8 दिन बाद आज पुलिस ने 4 डाकू छोड़े और अपने 2 पुलिस वाले लिए। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मैं तो शहरी सिंध से गया था। उसके बाद फिर मैंने मालूमात शुरू की तो इंकशाफ ये हुआ कि जनाब वो खैरपुर है, शिकारपुर है, कश्मोर है, गोटकी है, जैकबाबाद है, वहाँ जनाब अगर आपने कच्चों के इलाके में कवरेज पर जाना है ख़ास तौर पर तो पहले उनसे रब्ता करना है, उन तक पैगाम पहुँचाना है कि हम आना चाहते हैं। अगर वो उनसे मुराद मेरी कि जो डाकू जिनका काम है, डाकू भाई, अच्छा डाकू भाई भी हैं, उनमें कुछ बरादरियों के सरदार भी हैं, अच्छा। कुछ कबायली सरदार भी हैं कि आप उनसे रब्ता करें, वो उनकी बात मानते हैं, उनके थ्रू आप वहाँ चले जाएं, या यूं कहेंगे पैट्रनेज है उनको, वो प्राइवेट फोर्स के तौर पे काम करते हैं, मुख्तलिफ सरदारों की, मुख्तलिफ कबायलियों की, मुख्तलिफ लोगों की। हालांकि वो इसी सिस्टम से निकल के बज़न हो गए, किसी फैसले के खिलाफ हो गए, वो डाकू बनते हैं। अच्छा, वो इतने दीदा दिलेर हैं कि रहीम यार खान से जो सखर तक की मोटरवे है वो रात में बंद कर दी जाती है। 4 रोज़ पहले जो है वो आज से 4 या 5 रोज़ पहले उन्होंने ना सिर्फ 2 बसों पे फायरिंग की बल्कि इतने संगदिल हैं कि एम्बुलेंस में लाश ले जाने लूट लिया। उसके बाद पिछले 3 दिन से जो है कॉन्वाय की सूरत में बसों को 7 से 8 बजे तक ले जाया जाता है। उसके बाद ये मोटरवे बंद कर दी जाती है क्योंकि मोटरवे पुलिस के बस की बात नहीं है। मुझे याद है कि 91-92 में जब सैलाब आया था तो हम भी उस वक्त रिपोर्टर हुआ करते थे और गए तो दादू में ज़ाहिर है कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि काफिला बनाकर पुलिस की निगरानी में चला करते थे। तो इतने बरस बीत गए, 25 साल इस सदी के और 8 साल वो,
हालात वैसे ही हैं। अच्छा देखें, बल्कि ज्यादा बदतर हुए। दादू को जिस रास्ते पे आप गए थे वो इंडस हाईवे कहलाता है, वो तो अपनी जगह मौजूद है कि इंडस हाईवे पे आप रात के टाइम सफर नहीं कर सकते। उस वक्त से कौमी शाहराह के ऊपर अगर आपने सफर करना है, एक नाम नेहाद सी मोटरवे जिसे हम M9 कहते हैं, M9 पे अपने सफर कर लेंगे तो सक्कर पहुंच जाएंगे। सक्कर के बाद एक सी पैक के नाम पे मोटरवे या N5 हम उसे कहते हैं, वो बना बहुत जदीद मोटरवे है, बिल्कुल नॉन स्टॉप है। आप 3 घंटे में रहीम यार खान पहुंच जाते हैं। लेकिन कश्मोर और घोटकी उतरने के बाद जो कच्चे के रास्ते हैं या वहाँ वो जो 1 घंटा सफ़र करना है रहीम यार खान से कश्मोर तक का, वो इस कदर प्रॉब्लमेटिक है, इस कदर खौफनाक है कि मैं कहूँ कि हुकूमत के आला तरीन ज़िम्मेदारों ने, जिसमें आप समझ लीजिए कि कमिश्नर, वहाँ का मेयर, वहाँ का पुलिस वाला, वहाँ का SSP, वहाँ का SHO, साईं हाथ जोड़ के साईं आप हमारे मेहमान हैं, प्लीज तो असर के टाइम आ जाइएगा। हम आपको दाव पे नहीं लगा सकते। हम आपको अच्छा, वो तो जिस उसकी शाहराह की बात करें, सुना वो सैलाब में बह भी गई तो और मुश्किल हो रही होगी। लेकिन मैं चाहता हूँ आदाद शुमारी, तो आपने इंप्रेशंस बताए ना कि बत्ताखोरी हो रही है, लूटमार हो रही है और इगवा बराए तावान, क्या कहते हैं आदाद शुमारी? अच्छा देखें, मज़ेदार बात है, हुकूमत की दावा कर रही है, आपने बताया अपने इंट्रो में, हुकूमत हर साल कहती है जी 150 डाकू मार दिए और 900 गिरफ्तार हैं 2023 में, 854 गिरफ्तार हैं 2024 में, अब तक 610 गिरफ्तार कर लिए हैं। लेकिन उन सब का जवाब आज है कि पुलिस 8 दिन तक ऑपरेशन करती रही अपने 2 पुलिस वालों के लिए, बिलाखिर उनके 4 लोग छोड़े तो 2 पुलिस वाले आपके सामने आए। इसमें अगवा बराए तावान है, इसमें वो कहते हैं लोगों को कॉल करके वहाँ से बुलाते हैं, जिसे हम कहते हैं हनी ट्रैप को जरिए लोगों को बुलाते हैं, यहाँ पर उन्हें अगवा बराए तावान करते हैं, सस्ती गाड़ियों के इश्तिहार देखते हैं, जो हमारे मासूम से नाज़रीन उनको बताते हैं हनी ट्रैप होता है। हनी ट्रैप ये कि मुझे भी नहीं पता था, आपने बताया। अच्छा, किसी बूढ़े को बुला लिया 70 साल का कि यार कोई खातून की आवाज़ बन के कि आओ मैं शादी कर लूँगी, वो शादी करने आ गए वहाँ पर, उन्हें पकड़ लिया। कोई नौजवान को भी पकड़, कोई 40 लाख की गाड़ी 20 लाख की दिखाई कि मिल रही है, आ जाओ गाड़ी लेने के लिए, गाड़ी लेने वहाँ पहुँच जाते हैं। कोई मोबाइल फ़ोन दिखा दिया, कोई सेट दिखा दिया, बहुत कोई सोना दिखा दिया कि जनाब ये जो है ना 60,000 रुपये ग्राम है, आप यहाँ आके ले लें। मैं पढ़ रहा था कि हमारे जो मुराद अली शाह साहब हैं, उन्होंने इजलास की, जो वज़ीर आला हैं, उन्होंने इजलास की सदारत की और इस मसले को बड़ा कहते हैं ऊपर डिस्कस किया उसको। तो क्या मतलब इजलास में होता रहते हैं इस तरह के इजलास, क्या उसका वो सर 8 साल से इजलास हो रहा है कि कश्मोर कंदकोट का पुल बन जाए। कश्मोर कंदकोट का पुल नहीं बन रहा। क्यों? आपको पता है कि पुल कौन बनाती है, कौन सी कंपनी बनाती है? वो कंपनी, मतलब मैं आप क्या बताऊँ, आपको समझ गए होंगे कि वो कंपनी पुल नहीं बना पा रही। जो ठेकेदार हैं उसके मजदूर उठा के ले जाते हैं, रेंजर्स खड़ी की, पुलिस खड़ी की, ये वो, लेकिन वो पुल बन नहीं पा रहा है। क्योंकि वो लोग आते हैं उठा के ले जाते हैं, पैसे देने पड़ते हैं, या जिस तरह चंदा देना पड़ता है, चंदा देंगे तो करेंगे, एक ठेकेदार भागा, दूसरा भागा, तीसरा भागा, चौथा भागा, लेकिन वो पुल नहीं बना। मुझे बताइए कि वो उस कश्मोर के पास मतलब पाकल छावनी है, कैंट का एरिया है, तो वो तो ज़्यादा सिक्योर होना चाहिए वहाँ पे, मतलब एक जो प्रेजेंस है, सिक्योरिटी है ना, माना जाए ये सिक्योरिटी क्या माना जाए, आफ्टर द मगरिब आप वहाँ पे ट्रैवल नहीं करेंगे। पता नहीं कि वो छावनी के इलाके महफूज होंगे। हाँ, छावनी इलाके महफूज हैं, लोग बाहर नहीं निकलते। अच्छा, आपको आम पाकिस्तान जिस हमारे नाज़रीन ने ट्रैवल किया उसके लिए सक्खर से रहीम यार खान तक लेफ्ट और राइट कोई रेस्टोरेंट नहीं है, लोगों ने कारोबार नहीं किया हुआ। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में रुक के चाय पिए तो वो आपको रहीम यार खान जाके मिलेगा। इस दोनों 200 किलोमीटर तक कोई होटल नहीं। अच्छा, मसला क्या आप कहेंगे सिर्फ सिंध का ही है? क्योंकि देखिए जैकबाद बलूचिस्तान भी लग रहा है, कहीं पे सरहद पे पंजाब भी है, तो वो जो एरियाज हैं तो वहाँ पर भी इस वक्त। अच्छा, हम कवरेज करते करते एक जगह पे पहुँच गए, उसे कहते हैं नोज़ बन पे मकामी लोगों ने हमें दिखाया कि यार वो सामने ना कच्चा कराची है। हाँ। मैं समझा नहीं कि ये एक जजीरा है जिसे कच्चा कराची के नाम से याद करते, और यहाँ पे छोटू गैंग के खिलाफ ऑपरेशन हुआ था। ये वो छोटू गैंग, अच्छा वो वहाँ पर रुझान है, चांचड़ा का एक इलाका है, फिर कोट मिठन का इलाका लगता है, तो वहाँ पर उन्होंने बताया ये सब पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान का एक बॉर्डर है जिस पे अक्सर हुकूमतें काम नहीं कर रही। मतलब वहाँ पर जो मुतासरीन भी हैं वो या तो अपनी मतलब आपको तहत शहर में आते हैं, फिर वो बैठते हैं कैंप में लेके जाते हैं, या फिर वो वहीं पर रहते हैं कि उन्होंने ऊंची ऊंची जिसको हम बोलते हैं ना मचान बनाई हुई है, मतलब बांस के ऊपर रस्सी बांध के ऊंचा रह लेते हैं मचान पे, बाहर नहीं आते। वो दोनों हुकूमतें उन्हें नहीं कर रही, ऑन नहीं करती, पंजाब गवर्नमेंट भी नहीं करती और सिंध गवर्नमेंट भी नहीं करती। अच्छा, वहाँ पे कुछ फुकदान है तो वहाँ पे उन इलाकों में उनका अपना कानून चलता है। वहाँ पे जो वहाँ का जो वडेरा है, वहाँ मुख्तलिफ कौमियतें हैं, सराइकी भी हैं, सिंधी भी हैं, बलोच भी हैं, ट्राइबल्स एरिया है, वो अपने कानून करते हैं वहाँ पे और उसको
ओन करती है। अच्छा, इसको क्या कहेंगे कि हम पॉलिटिकल पैट्रनेज है इन डाकुओं को, इनको कोई कबायली पैट्रनेज है सरदारों की, क्या क्या जो अच्छा, हमारे पास एक वीडियो हमारे पास, शायद आपने देखी हो, चला भी रहे हो, कि 9 बंदों को उन्होंने पानी में खड़ा किया हुआ और वो सबको सब जो ना हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि हमें छुड़वा लो। वो हाथ से उठा के लाए डाकू, पंजाब से सादकाबाद के इलाके से उठा के लाए। हम कश्मीर शहर में घूमे तो हमें मकामी लोगों ने बताया ये जो पुलिस वाले खड़े हुए जगह नजर आ रहे हैं, दरअसल ये मुखबर हैं डाकुओं के। ये उन्हें इत्तला करते हैं कि एक पार्टी आई, तौर पे मुखबर है, जी जी, कि वो कहते हैं जी आप मतलब आप जो है ना, हाँ, आप कहें कि आप अपनी गाड़ी में घूमिएगा ताकि नजर आए कि आप आज न्यूज़ के बंदे। ऐसा ना हो कि आप जो प्राइवेट कार में घूम रहे हैं तो वो समझे कोई शहरी आया हुआ शहर से और फिर आपके लिए मसला हो जाए। लेकिन वो बाज़-औक़ात तो आज की खबर भी तो फिर बड़ी बनती है ना। हाँ, वो मतलब बात ये कि हमें वो जिस किस्म से, अच्छा वहाँ पे एक बात और भी है, वैसे तो आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट में कोई भी हथियार डालें, कोई भी ऐसे मुताज़ा चीज़ डालें, फ़ौरन अकाउंट बैंड हो जाता है। लेकिन वहाँ पे टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक, सब अकाउंट पे असला बरदार लोग बाकायदा आके अपने असले को डालते हैं, वो अकाउंट भी बंद नहीं होता। दो चीज़ें हैं, एक तो जदीद असलहा जी, और दूसरा जदीद सोशल मीडिया का इस्तेमाल भरपूर। यानी कि मैं आपको बताऊं कि चारों अलग अलग बताएं मुझे, पहले तो बताएं। जदीद असलहा कहां से आ रहा है? जदीद असलहा सर, ये आपने आज से 6-7 महीने पहले एक केस हुआ था, हमारे एक वजीर को हटाया गया था, असला बलूचिस्तान से स्मगल होकर आ रहा था, वो गाड़ी रोकी, उन्हें हज़ारों राउंड मिले, लेकिन आखिर में उनको इनोसेंट करार देकर छोड़ दिया गया। तो ये असला जो बॉर्डर का इलाका है, असले की स्मगलिंग वहाँ पर चलती रहती है, आती है, उनका जदीद असला है। वो असला पुलिस के पास नहीं है, इतना जदीद असला है स्टील की गोलियों वाला कि बख्तरबंद के टायर फाड़ देता है, बख्तरबंद की चेन तोड़ देता है। और उसमें कामयाबी सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट को तो लगा आपको कि पुलिस डिमोरलाइज हुई भी वहाँ पर? काफ़ी, पुलिस तो ऐसा लगता है कि जैसे उनकी मुलाजिम है। मेरी कई पुलिस वालों से बात हुई कि क्यों नहीं करते, उन्होंने कहा हमारे छोटे छोटे बच्चे कैसे करें हम, मतलब हम शहीद हो जाएंगे, बस क्या हुआ उससे ज़्यादा, और सरकार मानेगी भी नहीं। उनसे भी गप होती रहती है ना, वज़ीर आला सिंध से भी और वज़रा से भी, क्या आपने कभी उठाया? सर वो कहते हैं कि जनाब हम जो है कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, बात फिर वही तीनों एक दूसरे पर है ना, वो कहते हैं पंजाब गवर्नमेंट करती है तो यहाँ भाग के आ जाते हैं, हम करेंगे तो वहाँ चले। मुश्तरका ऑपरेशन की ज़रूरत है। आखिर ये मुश्तरका बात कब तय होगी ये भी। अच्छा, एक बात आपकी नॉलेज के लिए और, मैं और आप जैसे बंदा कोई वहाँ पे जाए तो वहाँ कोई भी नेटवर्क नहीं चलता। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, कोई भी आने वाला था सवाल पे कि फिर सोशल मीडिया अकाउंट कोई भी नेटवर्क सही तरह काम नहीं करता। सुना गैर मुल्की सिमें काम कर रही हैं वहाँ पे, उनके अलग से एक हैं, अलग से पासवर्ड हैं, अलग से सिमें। यानी कि आपको कभी दुबई के नंबर से कॉल आएगी, कभी अमेरिका के नंबर से कॉल आएगी, कभी लंदन के नंबर से कॉल आएगी, वो सिमें वहाँ ऑपरेट कर रही हैं और बहुत अच्छी चल रही हैं। तो अगर रोकने वाले हो तो उस नेटवर्क को जाम करके रोक लेना। जनाब आपने ज़बरदस्त किस्म की मंजरकशी कर दी, बहुत बहुत शुक्रिया इज़हार साहब कि आपने अपना। नाज़रीन, बात ये कि डाकू चाहे कच्चे के हों चाहे पक्के के हों, नज़र ये आ रहा है कि बहुत ही बासर भी हैं और ढीठ भी हैं, और इनसे निपटना जो है बहुत मुश्किल है। तो बिना वक्फे के हम कुछ चलते हैं अमेरिका की तरफ, जहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब वो मौजूद हैं, और उनकी मसरूफियात का हाल जानने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे जूम की लिंक के ऊपर जनाब असफर इमाम साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया असफर इमाम साहब अपना कीमती वक्त देने का। सबसे पहले तो ये बताइए कि गुज़िश्ता रोज़ जो मुलाकात रही ट्रंप से शहबाज शरीफ साहब की, उस पर आपका क्या तबसरा है? बस बज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है कि मुलाकात बड़ी खुशगवार माहौल में हुई, बड़ी अच्छी अंदाज से हुई, बहुत तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़े और मुसाफा किया। खिताबदार भी साथ में आ गए थे, कुछ देर गुफ्तगू रही। बड़ा लग रहा था कि जो बॉडी लैंग्वेज यही था कि बहुत पुरजोश अंदाज से मुलाकात हुई है। दरअसल मुलाकात तो एक होनी है जो 25 को जुमे को यहाँ मुलाकात हुई व्हाइट हाउस में, इसके इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन शायद उस मुलाकात को मीडिया से दूर रखा जाए। वहाँ पे और भी सरबराहान ममलिकत है, जैसे तुर्की के अर्दवान साहब हैं, उनसे भी मुलाकातें, और भी मुख्तलिफ लोगों से इनकी मुलाकातें, उसी तरह से एक मुलाकात शहबाज शरीफ साहब से भी होगी। अच्छा, कुछ आपके इल्म में है कि जो 25 को आप फरमा रहे हैं कि मुलाकात होगी, वो कंफर्म हो गई है, उसका क्या एजेंडा होगा, कौन कौन उनके साथ होगा, कुछ की तफसीलात हैं आपके पास? पाकिस्तानी कैंप से कोई सुनगुन मिली है आपको? अभी तक तमाम लोग जो है उसके बारे में नाइल्मी का इजहार कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कोई भी चीज हम आपको हतमी नहीं बता सकते। यहाँ तक के मुलाकात होगी या नहीं होगी ये तक वो हतमी नहीं बता रहे, लेकिन ये हमें जराए बता रहे हैं कि मुलाकात तो ऑलमोस्ट तय है। लेकिन और इसके अलावा सहाफियों को एक्सेस दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा ये भी नहीं बताया जा रहा। इस मुलाकात में जो बज़ाहिर नजर आ रहा है वो यही है कि जो मस्जिद व्यवस्था की सूरत हाल है, जो ट्रंप की जो कोशिश है गजा में अमन के कायम करने के लिए, ये उनका मंसूबा है, उस हवाले से बात होगी। और साथ साथ जनूबी एशिया में जो पाकिस्तान का रोल है उस हवाले से भी बात होगी। लेकिन ज्यादा इम्कान यही है
के जो मशरक़ी वस्ती की सूरत हाल है उसके ऊपर बात होगी। और सदर ट्रंप ने जो अपना एक मनसूबा पेश किया है वो ये चाहते हैं कि ये जो आप कह रहे हैं बात होगी, अब जो 6 मुस्लिम ममालिक के सरबराहान उनके कायदीन मिले ट्रंप साहब से, तो उसके बाद भी कोई मतलब है कोई सब्सटेंटिव चीज़ तो सामने नहीं आई। जी, इसीलिए तो बात समझ में आती है कि कोई मुलाकात में देखें, उस मुलाकात में एकतरफा तौर पे सदर ट्रंप ने अपना मनसूबा पेश कर दिया और उन्होंने उनसे कहा कि वो अमन के लिए ताउन करें। उस ताउन में आपको अंदाजा है कि सदर ट्रंप ना सिर्फ ये कि वो चाह रहे हैं कि मुस्लिम ममालिक की फौज अक़वाम मुत्तहिदा के मातहत तो इसमें गजा में मौजूद रहे और इसके अलावा तामीर नौ में भी अपना हिस्सा अदा करें, यानी वो मुस्लिम ममालिक की सारी तामीर नौ में मदद करें। और लेकिन इन तमाम चीज़ों के दावत वहाँ से जो जिन फाइट है इसमें हमास का उन्होंने कहा कि मुकम्मल सामना होना चाहिए। इस हवाले से इनफरादी मुलाकात यही है ताकि वो उसमें हिमायत हासिल कर सकें। अभी वहाँ एक जो इज्तिमाई मुलाकात थी उसमें उन्होंने अपना नुक्ता नज़र पेश कर दिया था, अपना मंसूबा पेश कर दिया था और अब मेरा ख्याल है कि शायद और इसी मौजू पे मजीद तो क्या कोई इशारे हैं कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या होगा इस मामले के ऊपर? आपकी ज़ाहिर की बातें हो रही होंगी और सीनियर जो हैं सहाफ़ी भी मौजूद हैं वहाँ पर, सीनियर और रहनुमा भी मौजूद हैं। ये आमिर साहब जो जिस अंदाज की गर्मजोशी का मुजाहरा हो रहा है मुलाकात के दरमियान और सदर ट्रंप ने जिस तरीके से अपने अंगूठे का इशारा करके बताया, तो ये देखिए सदर ट्रंप जो है वाज़ेह तौर पे अपने जो बॉडी लैंग्वेज से सब चीज का इजहार कर देते हैं। वो अगर नाराज होते हैं उसकी नाराजगी का भी इजहार कर देते हैं, बिल्कुल परवाह नहीं करते, और अगर खुश होते हैं तो उसकी खुशी का भी इजहार कर देते हैं। तो वो वहां पे नजर आ रहा है कि सदर ट्रंप और पाकिस्तान के अंदर जो उनका मंसूबा है उसमें एक हमांगी है, कोई यकीन दहानी है, पाकिस्तान उनको सपोर्ट करेगा। यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ अर्से से पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आई है मौजूदा पाकिस्तानी। अच्छा, बस मुझे जाते जाते ये बताइए कि शहबाज शरीफ साहब का भी खिताब जो है होना है अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से, क्या तवक्कुआत है उसके हवाले से? देखिए ये मुलाकात सदर ट्रंप से जो मुलाकात है वो से एक दिन पहले हो रही है, जाहिर है उसके असरात भी उसमें इस तकरीर में मौजूद होंगे। और वहाँ पे इसमें आज भी उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो एक सलामती कौंसिल का एक इजलास है मौसमियात और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पीस के मौजूद है, तो उसमें वो शरीक हो रहे हैं तो तकरीबन दोपहर यहाँ के 3 बजे। तो मेरा ये ख्याल ये है कि सदर ट्रंप से मुलाकात के बाद ही वो जो तकरीर है उसमें कुछ जो मजीद नोक पलक जो है वो दुरुस्त की जाएगी उस तकरीर की। बहुत बहुत शुक्रिया असफर इमाम साहब, आपने हमारा साथ दिया। नाज़रीन, आपने असफर इमाम की गुफ्तगू सुनी, कुछ उन्होंने बॉडी लैंग्वेज पे बहुत जोर दिया कि जनाब जो सदर ट्रंप की बड़ी मुस्बत उनको बॉडी लैंग्वेज नज़र आई, और शहबाज शरीफ साहब का तो रवैया आपको पता ही है, हमेशा मुस्बत होता है जब भी वो मिलते हैं दीगर रहनुमाओं से। यहाँ पर एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब हम दोबारा हाजिर होंगे तो कुछ बात कहते हैं ना कि कच्चे के डाकुओं से हमने बात शुरू की थी, फिर हमने अमेरिका में शहबाज शरीफ साहब की मसरूफियात, और अब हम बात करेंगे वक्फे के बाद कुछ पाकिस्तान के सियासी दुखों की। हिज़्ब इख्तिलाफ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनका क्या एजेंडा है, क्या लाहेमल है, बात होती है वक्फे के बाद। तो जनाब ये पुरानी खबर हुई कि हुकूमत और मुक़्तदरा एक सफ़े पर हैं, और इसी तनाजुर में बज़ाहिर हुकूमत को आज उस दबाव का सामना नहीं जो PDM 1 की हुकूमत को दरपेश था। मुल्क में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें जो अपना सा जोर लगा रही हैं, लेकिन उन्हें बड़ी हद तक जो है दीवार से लगा दिया गया है। सबसे जो बड़ी जमात है तहरीक इंसाफ की सफ़े अव्वल की क़यादत जेल में है, और जो आज़ाद हैं उनमें से भी बहुत से अपने ऊपर दायर मुकदमात निपटाते फिर रहे हैं। बज़ाहिर अदालती महाज पर भी हुकूमत को किसी किस्म का बड़ा चैलेंज दरपेश नहीं, लेकिन बहुत से वकला ही नहीं, सीनियर जजेस भी हालात से नाला हैं, जिसकी एक मिसाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में अपने लिए इंसाफ की फरियाद है। क्या खतूत की गूंज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की पेशकदमी और चीफ जस्टिस को जो इख्तियारात को चैलेंज करना है, उन निज़ाम के लिए कोई ख़तरा है? उधर जो है तहरीक इंसाफ 27 सितंबर को पेशावर जलसे से एक बार फिर जो है उम्मीदें लगाई बैठी है। क्या ये उम्मीदें जो हैं पूरी होंगी? ये जलसा पहले से कितना मुख्तलिफ साबित होगा, और क्या हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो तहरीक में कोई नई रूप फूंक सकेगी, ये सवाल है। महंगाई, सैलाब और इल्ज़ामात में घिरी हुकूमत को हिज़्ब इख्तिलाफ जो है टफ टाइम देने में ताहाल नाकाम क्यों है? क्या पेशावर जलसे में दीगर हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें शिरकत करेंगी? बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नायब चेयरमैन मोहतरम मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब। खोकर साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। आज आप लोगों ने बड़ी धुआंधार एक मरतबा फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम बड़े रहनुमा आप समेत उसमें मौजूद थे, लेकिन
वो जो एक तासुर जो बहुत ज़ोर पकड़ रहा है वो ये कि जी अब हुकूमत उस दबाव का शिकार नहीं है और इसमें इख्तिलाफ जो है वो मतलब एक कोने में चली गई है। जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जहां पर हर शख्स को अपनी गिरफ्तारी की पड़ी हो, जमानतों की पड़ी हो, हाँ। तो वहां पर फिर ऐसा ही मंजर देखने में आता है। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या ऐसे माहौल में, और ये पहली दफा नहीं हो रहा पाकिस्तान में, जब भी ऐसा हुआ है तो माजी में हमने ये देखा कि अदलिया हमेशा कुछ एक बैलेंस रखती थी सिस्टम में, कि जिसमें ऑपोजिशन को कहीं से रिलीफ मिलता था, एक उम्मीद होती थी कि रिलीफ मिलने के चांसेस मौजूद हैं। लेकिन इन हालात में फर्क ये है कि यहाँ पर अदलिया मुकम्मल तौर पर कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। उसकी जितनी को रही सही इंडिपेंडेंस थी हमारे मुल्क में, वो 26वीं आईनी तरमीम के बाद ऐसे तरीके से सल्ब कर ली गई है कि जजेस अपने कंधे के पीछे देख रहे होते हैं कि अगर हमने कोई ऐसा फैसला किया जिसमें ऑपोजिशन के किसी फर्द को कोई रिलीफ मिला तो उसके नतीजे में हमारी ट्रांसफर हो जाएगी, हमारी जो परफॉर्मेंस एवेल्युएशन है वो हमारे खिलाफ उसमें एक गिनी जाएगी। तो जहां अदलिया को इस चीज का शिकार कर दिया जाए तो फिर वहां पर ऑब्वियसली आपको उस तरह की प्रॉब्लम्स नजर आती है जिस तरह की हम फेस कर रहे हैं। थोड़ा बहुत जो तारीख हमने भी देखी पढ़ी है उसमें मतलब हमेशा ऐसे ही हुआ, कोई अदलिया का बहुत ही कहते हैं कोई सुनहरा तो किरदार नहीं हुआ करता था। हिज़्ब इख्तिलाफ को हमेशा से शिकायतें थी और जब अदलिया कॉम्प्रोमाइज़ होती थी तो तहरीकें चला करती थी, वकला सामने आते थे। इस मरतबा तो मतलब है वो खामोशी है। खामोशी उस तरह से नहीं है। देखिए अभी 5 जजेस ने जो फैसला किया सुप्रीम कोर्ट जाने का, वहां पर अपनी वो पिटिशन लेकर गए, तो ये भी मंजरनामा हमने दोबारा से देखा कि इंसाफ फराहम करने वाले जज खुद ही इंसाफ के मतलाशी बन गए इस निज़ाम में। कल वकला ने एक मुशावरती काउंसिल अपनी रखी भी है जिसके अंदर बड़े वकील रहनुमा भी शरीक हो रहे हैं, इस्लामाबाद में ही रखी हुई है। और उसके बाद सिलसिला शुरू हो जाएगा कि जिसमें पूरे मुल्क में हर सूबाई कैपिटल में वहाँ की बारें जो हैं वो फिर वकला कन्वेंशंस रखेंगी। तो ये सिलसिला तो अब शुरू होने जा रहा है और इसमें इस सारे प्रोसेस को ऑपोजिशन की भी हिमायत हासिल होगी। हम वकला बरादरी का साथ भी देंगे और हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो और जजेस ज़ादाना तरीके से फैसले कर सकें। और देखें जहां तक ऑपोजिशन की सियासत का ताल्लुक है तो हमें फिर ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि पिछले 2 साल से जो ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है उसके सरबराह इमरान खान साहब जेल में, उनकी जमात एक डिसअरे का शिकार है। और इन हालात में जहां पर जमात का सरबराह जेल में हो, उसने इलेक्शन हरा दिया हो 8 फरवरी को, आपने एक सॉफ्ट चेंज को जो बैन पाकिस्तान के लोगों ने एक्सरसाइज किया आपने उसको रद्द कर दिया हो, तो कंडीशंस तो आप वही क्रिएट कर रहे हैं कि यहाँ पर फिर बड़ा सान्या हो। आज इंग्रेडिएंट्स पूरे हैं पाकिस्तान में, श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ। अब अगला अगर हम अपने इंडिकेटर्स उठाकर देखें, सारे इशारे देखें, तो वो तो ऐसी हौलनाक तस्वीर पेश करते हैं कि जो उन ममालिक से भी पाकिस्तान को एक इनफरादी एक मुनफरिद सूरत हाल में डालती है। फॉर एग्जाम्पल जो इस पूरी रीजन में यूथ के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो सबसे ज्यादा कहां पर है? वो पाकिस्तान में है। इंडिया में 24% है, बांग्लादेश में 28% है और पाकिस्तान में 34% है यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। जनाब फिर यहाँ पर आप पॉवर्टी रेशियो देखें, जनाब 45% से नीचे लोग ऑलरेडी गुर्बत की जिंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। और ये सैलाबों ने जो तबाही की है 50%, ये फिगर 50% तक पहुंच जाएगी। महंगाई अपनी जगह पर, मिडिल क्लास की परचेजिंग पावर खत्म कर दी है। तनख्वाहदार तबका ही इस वक्त टैक्स दे रहा है, बाकी तो इस मुल्क में कोई टैक्स नहीं दे रहा। 300 अरब रुपए का डाका डल गया शुगर स्कैंडल में, हुकूमत मजे से बैठी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये जो आप फरमा रहे हैं खोकर साहब के, तो कंडीशंस आई थिंक पूरी हैं। हाँ, और आप कह रहे हैं बकौल आपके के हालात हैं, मसाला मौजूद है, लेकिन फिर भी लोग जो तजियाकार हैं वो कहते हैं जी बांग्लादेश का, नेपाल का या श्रीलंका का तजर्बा पाकिस्तान में नहीं हो सकता। उनकी जो रियासती कंट्रडिक्शन है उनके मुख्तलिफ नौइयत के, पाकिस्तान बड़ी रियासत है, कसरुल लसानी से जो है एक रियासत है, तो यहाँ पर उस तरह की एक मूवमेंट जो है अवामी मूवमेंट जिसको आप कहते हो, फिर यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट बहुत मजबूत है, यहाँ के इदारे बहुत मजबूत हैं उन ममालिक के मुकाबले में। तो ये भी एक हकीकत है और यही वजह है कि मतलब है कि जो मोबिलाइजेशन जो है हिज़्ब इख्तिलाफ नहीं कर पा रही। और फिर लोग जो नकाद हैं वो ये भी कहते हैं कि हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से बड़े कंफ्यूज सिग्नल है। आपका कहना बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त के तहरीक इंसाफ की आला क़यादत जेल में है, लेकिन ज़ाहिर है कि बहुत सारे तजर्बेकार आप जैसे सियासतदान बाहर भी हैं, तहरीक इंसाफ के भी बहुत सारे आज़ाद हैं,
लेकिन वो कोई एक कहते हैं ना मुत्तहदा फ्रंट नहीं बना पा रहे। MRD का दौर मुझे याद है, हमने कवर किया था एज यंग रिपोर्टर्स, बल्कि एक्टिविस्ट के तौर पे भी देखा था, तो उसमें भी बड़े मुश्किल हालात थे, लेकिन एक कम से कम ज़्यादा मरबूत बात हो रही थी। इस बार कोई मरबूत बात भी नहीं होती हुई नजर आ रही। जी MRD कब शुरू हुई थी जी? ज़िया ने मार्शल लॉ लगाया 77 में जी, और MRD की तहरीक कब शुरू हुई? 81 में 3 साल गुजरे और 3 साल के बाद जाके तहरीक शुरू हुई। और ये अभी 1 साल गुजरा है और उसमें आप हमसे वही तकाजे कर रहे हैं। और इसके अंदर मैं एक और चीज ऐड करता जाऊं आमिर भाई, कि आप ये भी देखिए कि इस वक्त आप 60% पाकिस्तान में बाहर कदम नहीं रख सकते मगरिब के बाद। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन स्टेट की रेट इस हद तक की है। अभी बलूचिस्तान में ऑपोजिशन ने जलसा रखा, वहां पर हुकूमत सिक्योरिटी नहीं फराम कर सकी। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के रहनुमा है अख्तर मेंगल साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब, उन्होंने वहां पर जलसा रखा और उस जलसे के नतीजे वहां पर जलसे पर खुदकुश हमला हो गया। फिर उस खुदकुश हमले के रिएक्शन में हुकूमत का जो सिक्योरिटी लैब्स था, जो सिक्योरिटी वो ठीक प्रोवाइड नहीं कर सके, उसके रिएक्शन में हड़ताल रखी गई। पूरा बलूचिस्तान आज से 2 हफ्ते पहले बंद था। आज इस वक्त एज वी स्पीक हुकूमत ने एक वफद तश्कील दिया है 2 वफाकी वुज़रा पर, जो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल को काबू करने के लिए यहाँ से जाएंगे। आज़ाद कश्मीर के अंदर 29 तारीख को हड़ताल की कॉल है। वहां पर तमाम जो वहां की हुकूमत है फेल हो चुकी है, वहां के वजीर आजम फेल हो चुके हैं, हालात वहां पर काबू में नहीं है। और 29 तारीख को अब न जाने अगर आई होप कि कोई निगोशिएशंस एक्शन कमेटी के साथ वहां पर कामयाब हो जाए, लेकिन अगर ना हुई ये आपने जो बात की कि बहुत सारे इलाकों में वाकई रेट जो है बड़ी कमज़ोर हो चुकी है। कहीं दहशतगर्दों का राज, और से पहले हम एक सेगमेंट कर रहे थे जिसमें वो हमारे जो सिंध में कच्चे के डाकू हैं उनका जो राज, उस पर हम लोग बात कर रहे थे। मैं एक और चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराऊंगा कि तरीके इंसाफ की क़यादत पे भी जो जेल में, उस पर भी तनकीद हो रही है कि इमरान खान साहब ने ये जो फरमाया है या उन्होंने हिदायतनामा जारी किया है कि इस्टेब्लिशमेंट से बात ना की जाए। अगर इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं होगी तो किससे होगी? क्योंकि सियासत में बातचीत की तो राह आप हमेशा खुली रखते हैं। आपके ख्याल में इसकी वजह से भी, क्योंकि उनकी अपनी जो पार्टी है उसमें लोग सवाल कर रहे हैं कि जी ये बड़ा एक मतलब है गैर हकीकत पसंदाना किस्म का उन्होंने फरमाइश की है। जनाब मेरे ख्याल से तो बिल्कुल गैर हकीकत पसंदाना नहीं है। अच्छा, एक उनके बारे में जो सबसे बड़ा लोगों को एक क्रिटिसिज्म आता था कि जनाब आप एक तरफ बात करना चाहते हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और दूसरी तरफ जब आप एक डेमोक्रेटिक स्ट्रगल की बात करते हैं, तो ये दोनों कन्फ्लिक्टिंग चीजें हैं। तो जो भी पोजीशन उनकी, उस पोजीशन पे भी क्रिटिसिज्म था, आज अगर इस पोजीशन पे भी क्रिटिसिज्म हो रहा है तो फिर आई थिंक वो थोड़ा सा अनजस्टिफाइड है। अच्छा। हमें जिस चीज के ऊपर फोकस करने की जरूरत है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल फोर्सेस आपस के अंदर एक कंसेंसस पैदा करें एक नए COD के लिए। हमें कुछ आपस में रेड लाइंस तय करनी पड़ेंगी। हम जब आपस में मुत्तफिक हो जाएंगे तो फिर उसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। यही मेरा आपसे अगला सवाल, अगला और आखिरी सवाल भी मेरा आपसे यही था कि लाहेमल क्या होगा आपका हिज़्ब इख्तिलाफ का, बतौर एक मतलब है जो एक मुत्तहदा महाज है आपका, और उसको क्या वसी करने की कोई उम्मीद है या खत्म हो गई है वो? जी देखिए, सबसे बड़ी ऑपोजिशन की पार्टी तहरीक इंसाफ है और उसने अपनी पोजीशन के अंदर एक बड़ी तब्दीली लाई है। वो अब आकर हमारा जो इत्तेहाद है वो फॉर्मलाइज हुआ है। अब दीगर जमातें भी इसके अंदर शामिल होंगी। आज जस्टिस शाहिद जमील साहब सिविल सोसाइटी से ताल्लुक है, जज रिटायर रिजाइन उन्होंने किया बतौर लाहौर हाईकोर्ट जज के, उन्होंने ज्वाइन किया। इसके बाद अभी 27 तारीख को जलसा है खैबर पख्तूनख्वा में। उसके अलावा हमने प्रोग्राम्स रखने हैं। तो जो पब्लिक की जो मूवमेंट है वो अब शुरू करनी है। आप शरीक होंगे? आप लोग जलसे में शरीक होंगे? जी, कंबाइंड ऑपोजिशन को वो दावत देंगे तो हम जरूर वहां पर लेकर जाएंगे। हम एक साथ है। अख्तर मेंगल साहब ने जिस तरह जलसा रखा उधर क्वेटा में, तो उन्होंने बाकी ऑपोजिशन की जमातों को दावत दी और वो शरीक हुई। तो हम एक दूसरे के हमदर्द भी हैं, इस वक्त एक अलायंस में भी मौजूद है और रफीक भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खोखर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर गुफ्तगू सुनी। वाकई पाकिस्तान के लिए बड़े चैलेंजिंग सूरत हाल है, और ये जो उन्होंने बात की बड़े पते की कि ज़रूरत इस बात की कि कोई एक नया कोई चार्टर बनाया जाए डेमोक्रेसी का, और उसमें एक इत्तेफाक राय पैदा हो। यहाँ पे कम मुख्तसर वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। तो जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और उनकी हुकूमत यकीनन बैनुल अक़वामी महाज पर बहुत फ़ाल है।
वो भारत की जो कोशिशें थी पाकिस्तान को सिफारती सतह पे तनहा करने की, उनको भी नाकाम बनाने में कामयाब नज़र आती है। लेकिन जब हम पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत की बात करते हैं तो वहाँ पर हुकूमत के सामने चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं। मईशत का चैलेंज हो, आप देख रहे हैं कि जी वर्ल्ड बैंक की ताज़ा तरीन जो रिपोर्ट आई उसमें पाकिस्तान में गुर्बत में इजाफा हुआ है। उसी तरह आप दहशतगर्दी के फरीद की बात करें तो किसी तरह वो जिन जो है काबू ही नहीं आ रहा। गुज़श्ता रोज़ फिर हमने देखा कि जाफर एक्सप्रेस के ऊपर जो है हमला हुआ। फिर उसी तरह जो है बलूचिस्तान की बात करें, KP की बात करें, वहाँ पे दहशतगर्द जो है दंदनाते फिर रहे हैं। आज ही प्रोग्राम में हमने जो है इससे पहले बात की थी कच्चे के डाकुओं के ऊपर। तो चैलेंजेस ही चैलेंजेस है। और उसके ऊपर फिर एक बड़ी फाल किस्म की जो है हिज़्ब इख्तिलाफ है, जो यकीनन इस वक्त बज़ाहिर दीवार से उसको नज़र आ रहा है कि जी लगा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद जो कहते हैं ना कि तहरीकें एकदम तो नहीं बनती, उसमें बाज़ औक़ात वक्त लगता है, लेकिन वो एक फ़ाल अपोजिशन आपके सामने खड़ी है। तो पाकिस्तान को ज़रूरत किस बात की? पाकिस्तान को ज़रूरत इस बात की कि किसी तरह से कौमी सतह पे कुछ मामलात पर इत्तफ़ाक़ राय पैदा किया जाए। वो चाहे आपका फ़ॉरेन पॉलिसी के मामलात हों, जैसे कि अफ़गानिस्तान पे हमें नज़र आता है कि जी हुकूमत में और इसके खिलाफ की सोच बहुत अलग अलग है, उस पर इत्तफ़ाक़ राय की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान एक सिमत में आगे बढ़ सके। उसी तरह पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम लाना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उसके लिए भी हुकूमत की ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो हिज़्ब इख्तिलाफ जो अपने आप को बिल्कुल कहते हैं ना कि महसूस करती कि जी उसे कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, उसको सांस लेने का मौका दे। क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा यही होगा कि हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो कभी वो श्रीलंका की मिसाल जैसे कि आज हमारे मुस्तफा खोखर साहब दे रहे थे, नेपाल की मिसाल देते हैं, एहतजाज की बात करते हैं। तो ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए और पाकिस्तान को कहते हैं ना कि आइन जो है हमारा बिल्कुल कहते हैं बालादस्त होना चाहिए। जो जुडिशरी के साथ हुआ है उसके ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए और साथ साथ पाकिस्तान को जो है एक इत्तफ़ाक़ राय के साथ आगे बढ़ने का रास्ता फराहम करना चाहिए। इसके साथ ही आमिर साहब को इजाज़त, खुदा हाफिज़।